ना तूफान से डर लगता है, ना तूफान से डर लगता है, ना बिजली के कड़कने से। ना तूफान से डर लगता है, ना बिजली के कड़कने से, हमें तो डर लगता है सपनों के टूटने से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप सभी देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसका लेक्चर नंबर 11। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई ना तूफान से डर लगता है, ना बिजली के कड़कने से, हमें तो डर लगता है सपनों के टूटने से। जब आप किसी चीज के लिए बहुत बेइंतहा मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, तो भैया उसके बाद हमें उम्मीद होती है कि भाई इसमें हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में कोई भी चीज है जिसके लिए हम काफी एफर्ट डालते हैं तो उसके लिए भाई हमें यह होता है कि भाई हमारा रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, लेकिन जब वो सपने टूटते हैं, है ना, जब वो सपने टूटते हैं तो भैया दुख बहुत होता है। तो इसी चीज का हमें डर है, इसी चीज का हमें डर है कि भाई सपने नहीं टूटने चाहिए, और सपने ना टूटे उसके लिए मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 100% मेहनत करनी थी, आपने 80% तो कर ली, लेकिन वो जो 20% बची उसकी वजह से आपका रिजल्ट रह गया, अब थोड़े से मार्जिन से रह गए, तो बड़ा दुख होता है। फिर वो 80% भी मेहनत किसी काम की। तो बॉर्डर एरिया पे नहीं रहना है भाई। बॉर्डर एरिया का मतलब कि बॉर्डर पे नहीं रहना है, सफल होना, पूरा सफल होना है। ऐसा ना हो कि थोड़े से रह जाएं, बिल्कुल बॉर्डर पे रह जाएं, है ना। तो सपनों के टूटने से डर लगता है साहब, थप्पड़ से नहीं लगता, है ना। हाँ, तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स। कौन से? मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। आओ बात करते हैं। मीटर ब्रिज या इसका दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है जी, यह प्रैक्टिकल फॉर्म होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। दैट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म। सर प्रैक्टिकल कैसे? आओ पहले मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं, आप भी मेरे साथ कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा, फिर हम उसको समझेंगे, है ना। साथ साथ बनाते चलेंगे, साथ साथ समझते चलेंगे, तो आप साथ साथ बनाते रहिएगा भाई। चलो, आओ आओ आओ, अभी आपको बताता हूं कि क्या कहानी है। सबसे पहले एक वायर बनाइए, उसके ऊपर कॉपर स्ट्रिप्स लगाइए, कॉपर स्ट्रिप्स लगाइए, कॉपर स्ट्रिप्स लगाइए भाई, ठीक है ना। दोनों तरफ वायर को कॉपर स्ट्रिप्स के साथ जोड़िए। मैं नाम लिख दूंगा सारी की, कौन सी क्या क्या चीजें हैं सब बताऊंगा मैं आपको, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। कहानी अभी बाकी है, अभी डायग्राम बाकी है। बैटरी लगाई है, स्केल लगाया है, बैटरिया और स्केल लगाया है, और साथ में इसके कनेक्ट किया है, साथ में इसके कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, जे पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। क्या चीजें हैं? सारी बातें करेंगे हम, सारी बातें करेंगे। चलो एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये ए बी के अक्रॉस एक वायर कनेक्ट की है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे मीटर ब्रिज वायर, क्योंकि मीटर ब्रिज में यूज हो रही है तो इसको बोलेंगे मीटर ब्रिज वायर। मीटर ब्रिज वायर, इसकी लेंथ होगी 1 मीटर, लेंथ होगी 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये वायर बनी होगी कांस्टेंटाइन या मैंगनीन की,
ये वायर सर बनी होगी कॉन्स्टेंटाइन या मैंगेनीन की, मैंगेनीन की, ठीक है ना। ये अलॉयज होती हैं, कॉन्स्टेंटाइन और मैंगेनीन अलॉयज होती हैं। ये इन अलॉयज की मेन बात क्या होती है कि ये टेम्परेचर बढ़ाने से इनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम चेंज होता है। इनका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, मैं सारी चीजें लिखता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सर ये फिर ये क्यों यूज करी, मतलब अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है तो इसको यूज क्यों किया? ध्यान से सुनो बेटा, देखो बैटरिया लगाई है, इसमें बैटरिया लगाई है, इसके साथ कनेक्ट की है, ठीक है ना, बैटरिया कनेक्ट की है तो इस वायर में करंट जाएगा, इस वायर में करंट जाएगा तो ये वायर गर्म होगी, ये वायर गर्म होगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि गर्म होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया, बीच में एक्सपेरिमेंट करते करते बीच में रेजिस्टेंस बढ़ गया तो भैया कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, कैलकुलेशन में एरर आ सकता है, मीटर ब्रिज हो सकता है सही रीडिंग आपको ना दे। तो इसके लिए यहां पे वायर वो लेनी है जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क ना पड़े, ठीक है जी। तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप सभी लोग ख्याल रखेंगे इस बात का। चलो ये तो हो गई वायर के बारे में बात। उसके बाद ये जो पीली पीली आपको दिख रही हैं ये हैं कॉपर स्ट्रिप्स। कॉपर स्ट्रिप्स ये कनेक्शन अच्छा करने के लिए हैं, कॉपर बेहतर कंडक्टर होता है तो करंट वरंट इनमें से अच्छे से चला जाएगा, ठीक है जी, इसके लिए कॉपर स्ट्रिप्स हैं। ये बैटरी लगा रखी है, ठीक है ना, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको आर डैश बोल रहा हूं मैं। ये एमीटर लगा रखा है और ये की लगा रखी है, चाबी, स्विच बोलते हैं इसे वैसे तो, ठीक है ना। ये एमीटर है करंट मेजर करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश बोला है। सर इसको आर डैश क्यों बोला, आर क्यों नहीं बोला? क्योंकि आर हम किसी और को बोलेंगे, इसीलिए इसको आर नहीं बोला है। ये की है, के स्विच है, ठीक है जी, क्लोज कर दिया। ये अंदर डॉट लगाने का मतलब है कि स्विच क्लोज है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी, ओके। यहां पे ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, आर बी लिख रहा हूं मैं, इसके अंदर आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स इसको बोल रहे हैं आर बी, रेजिस्टेंस बॉक्स इसको बोल रहे हैं आर बी, और इसमें आर रेजिस्टेंस लिया है हमने, आर ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसमें से आप कोई रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आप उसमें से 2 ओम करना चाहते हो, सर्किट में आपको 2 ओम चाहिए तो उसमें से 2 ओम सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। 3 ओम चाहिए तो 3 ओम उसमें से सेलेक्ट कर लो। कुछ चॉइसेस होती हैं, मतलब उस बॉक्स के अंदर चाबियां लगी होती हैं, आप जिस भी चाबी को निकालोगे वो वाला रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है। मान लो आपको 3 ओम वाला रेजिस्टेंस चाहिए यहां पे, तो आप 3 ओम वाली चाबी को वहां से निकाल दो तो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इधर लगाया जाता है राइट गैप में, ये लेफ्ट गैप हो गया, ये राइट गैप हो गया, इधर लगाया जाता है अननोन रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। कई बार हमें यह पता करना होता है, देखो क्वेश्चन में तो आपको कुछ भी पता करना हो सकता है, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में आपको आर दे देंगे, एस पता करना होगा, कई बार एस दे देंगे, आर पता करना होगा, लेकिन जनरली इसको क्या बोला जाता है? अननोन रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है जी। जी गैल्वेनोमीटर है। और ये क्या है सर? ए बी तो ये वायर होगी, फिर ये क्या है? जे क्या है? जे है जॉकी, जे को बोलते हैं जॉकी या पॉइंटर या स्लाइडर, जॉकी पॉइंटर या स्लाइडर, जॉकी पॉइंटर या स्लाइडर। इसका काम क्या होता है भाई? ये एक पेन होता है, गैल्वेनोमीटर में से तार निकलती है, यहां पे ये पेन होता है भैया, एक ये पेन की शेप का होता है, ठीक है ना। पेन जैसे मेरे हाथ में पेन है, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसको वायर के ऊपर टच करते हैं, वायर के ऊपर टच करते हैं भाई,
टच कर करके हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन 0 मिले, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में भी, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हमें 0 चाहिए होती है। तो ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे डिफ्लेक्शन हमें कहां मिले, 0 मिले भैया, कहां मिले, 0 मिले, समझे। तो ये पेन होता है एक, बस क्या होता है, पेन होता है, जिसको इस वायर के ऊपर क्या करते हैं, टच करते हैं, स्लाइड करते हैं, इसीलिए इसको पॉइंटर, क्योंकि इसकी निब होती है, जॉकी भी बोल देते हैं, इसीलिए जे से डिनोट किया, स्लाइडर, स्लाइड करते हैं इसीलिए स्लाइडर बोल देते हैं, इसीलिए नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज नाम क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ 1 मीटर है। स्लाइड वायर ब्रिज नाम क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जॉकी को क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं भाई, क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। क्लियर हो गया, यस सर, पूरे तरीके से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल भी रत्ती भर भी डाउट नहीं है। चलो फिर अब बढ़ो आगे, और चीजें भी तो बतानी है सर, बिल्कुल बतानी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अब इस डायग्राम को मैं रफ में बना लेता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा डायग्राम को मैं रफ में बना लेता हूं। आपने जो डायग्राम बनाई है उसको बनाए रखो, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो पेज चेंज हो गया, इसलिए मुझे दोबारा बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ इस बात का ख्याल रखें। अब दोबारा मैं पूरा सब कुछ नहीं बना रहा, बस ये बना रहा हूं। बैटरिया तो बना दीजिए सर, एमीटर की सब लगा दो, ठीक है, रेजिस्टेंस R डैश और ये E। चलो देखो, अगर ऐसे शो कर रखा है तो इसका मतलब होता है वायर्स एक दूसरे को टच कर रही हैं। ऐसे शो कर रहा है, इसका मतलब होता है कि वायर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, टचिंग, है ना, वायर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, वायर्स टचिंग ईच अदर। थोड़ा सा वहां पे हो सकता है दिखे ना, तो मैं इधर लिख रहा हूं, वायर्स टचिंग ईच अदर, वायर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं भाई, टचिंग, टचिंग, ठीक है ना, वायर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, ठीक है जी, हाँ। या फिर अगर ऐसे दिखाया जाता है, इसका मतलब होता है वायर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही, वायर्स नॉट टचिंग, वायर्स नॉट टचिंग, ठीक है। हमारे साथ ऐसा ही दिखाया गया है, ये गैल्वेनोमीटर की तार ऐसे घूम के दिखाई गई है, इसका मतलब इस वायर के साथ टच नहीं कर रही, कनेक्शन नहीं है वायर के साथ, ये अलग है, ये अलग है, समझे, इस बात का मतलब ये होता है, ठीक, ओके। अच्छा जी, अब आगे सुनो, अब हमें स्लाइड करते करते एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे डिफ्लेक्शन 0 आए, ठीक है ना, पॉइंटर इज स्लिड ऑन द वायर till deflection is 0, till deflection in galvanometer, till deflection in galvanometer is 0, जब तक गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 ना आ जाए, इस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट, ठीक है ना, इस पॉइंट को कहते हैं कौन सा पॉइंट, नल पॉइंट, जहां पे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाती है उस पॉइंट को नल पॉइंट कहा जाता है। या फिर यह स्टेटमेंट बोली जाती है कि ब्रिज बैलेंस्ड है। सर कौन सा ब्रिज बैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। सर व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है, यहां पे सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कहां, कहां है। व्हीटस्टोन ब्रिज में तो 4 रेजिस्टर होते हैं, यहां पे तो आपके पास 2 हैं, एक आर है एक एस है ना, बीच में गैल्वेनोमीटर है, चलो वो भी होता है, 2 रेजिस्टर, बाकी कहां है, बाकी कहां है। सुनो, अरे भैया सुनिएगा, ये जो वायर है
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इस वायर का रेजिस्टेंस आर कुछ भी मान लो, ठीक है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस कुछ भी मान लो, जो भी रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है कि नहीं होता भाई? बताओ भाई। भाई अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं ए बी वायर का, तो वो होगा रो एल बाय ए, ठीक है ना। अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, अगर रो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मतलब वायर कहीं से मोटी पतली नहीं है, सब जगह एक जैसी वायर है, तो इसका मतलब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, मोटी पतली वायर नहीं है। मटेरियल अगर सेम है, हर जगह वायर का मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। तो सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। किस पे? लेंथ पे। अच्छा जी, अगर रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो हम एक क्वांटिटी अज्यूम करते हैं, एक क्वांटिटी अज्यूम करते हैं स्मॉल आर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये सेंटीमीटर में ऑफ वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ या सेंटीमीटर में, ठीक है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर एज्यूम करते हैं, इसीलिए मैंने आर डैश लिखा था इसको। कौन सी वायर? ए बी वायर। कौन सी वायर? मीटर ब्रिज की वायर ए बी वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मैं स्मॉल आर एज्यूम कर रहा हूं। पर यूनिट लेंथ मतलब रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, मैं स्मॉल आर एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है जी, ओके। अगर मुझे अब इस वायर का बीच में जॉकी आ गया, बीच में जॉकी आ गया भाई, बीच में पॉइंटर आ गया, बीच में स्लाइडर आ गया, तो ये रेजिस्टर अलग हो गया, इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस अलग देखेंगे, इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस अलग देखेंगे, तो आर ए जे का रेजिस्टेंस क्या होगा? मान लो ये लेंथ आ रही है एल सेंटीमीटर में, एल, मान लो आपने इसको स्लाइड किया, डिफ्लेक्शन 0 आई, एल सेंटीमीटर पे, तो इधर से कितना बचेगा? पूरा कितना है? 100 सेंटीमीटर, तो ये बचेगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर, 100 माइनस एल, इधर से एल तो इधर 100 माइनस एल, तो ए जे का रेजिस्टेंस क्या होगा? एल इंटू आर। भाई ये क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली जेबी का रेजिस्टेंस क्या होगा? 100 माइनस एल इंटू आर, 100 माइनस एल, जेबी का रेजिस्टेंस क्या होगा? 100 माइनस एल इंटू आर, 100 माइनस एल इंटू आर। ठीक है जी, लेंथ इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेंथ इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस। आ गए क्या? अब टोटल 4 रेजिस्टेंस हो गए सर्किट में, 1 2 3 4। जय जयकार, जय जयकार। किसकी जय जयकार? पीडब्ल्यू की जय जयकार। ठीक है ना? हाँ, तो ये देखो यहां पे आर एस, आर ए जे, आर जे बी, ठीक है ना, 1 2 3 4 हो गया, और बीच में गैल्वेनोमीटर हो गया। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है आपको? अभी भी नहीं दिख रहा? अरे अभी भी नहीं दिख रहा है। कैसी आंखें हैं, कैसी आंखें हैं। अभी दिखेगा और दिखेगा, अभी थोड़ी सी छोटी सी जगह है मेरे पास, लेकिन दिखा तो दूंगा मैं आपको। ये आर, ये एस, ये आर ए जे, ये आर जे बी, और बीच में ये पॉइंटर, ये जॉकी जे पॉइंट। देखो आर एस, ये ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट, ए और जे के बीच में एक रेजिस्टर। इस वायर के 2 हिस्से मान लिए हमने, इस वायर के 2 हिस्से मान लिए, इस वायर से ही 2 रेजिस्टर बना दिए, आर ए जे, आर जे बी, और बीच में गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी जे पॉइंट। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? हाँ, और ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। एक ऐसा पॉइंट ढूंढा है हमने जहां पे ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है भैया। यानी कि डिफ्लेक्शन क्या आ रही है गैल्वेनोमीटर में? 0 आ रही है। डिफ्लेक्शन क्या आ रही है? 0 आ रही है भाई गैल्वेनोमीटर में। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होगे बड़े ही अच्छे तरीके से।
बड़े ही अच्छे तरीके से आप इस बात को समझ पा रहे होगे भैया। हाँ भैया, हाँ। अरे सुनो सुनो सुनो, अब इसका प्रिंसिपल लगा दो। R by S is equals to RAJ by RJB। चलो पहले डायग्राम यहां पे थोड़ी सी मैं रफली बना देता हूं, ठीक है ना। मतलब अरे रफली तो बनती नहीं है, बात तो एक है ना। मैं बनाने जाता हूं रफली डायग्राम, लेकिन वो पूरा पूरा बनाना पड़ जाता है मेरे को यार, पूरा पूरा बनाना पड़ जाता है। गैल्वेनोमीटर J L 100 माइनस L, यहां पे R और यहां पे S, ठीक है जी, ठीक है जी। तो R बाई एस इज इक्वल्स टू L बाय, भाई इसका रेजिस्टेंस क्या है, R बाई एस इज इक्वल्स टू R ए जे अपॉन R जे बी। ए जे का रेजिस्टेंस क्या है, L इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस क्या है 100 माइनस L इंटू आर। R से R कट गया तो R बाई एस कितना बचा, L बाई 100 माइनस L। बस ये बात का ध्यान रखना है, वेयर L इन सेंटीमीटर, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे 100 भी सेंटीमीटर में है तो L की वैल्यू मीटर में मत ले लेना, सेंटीमीटर में लेनी है, सेंटीमीटर में लेनी है भाइयों बहनों, सेंटीमीटर में, समझे, ये वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। समझ में आया मित्रों, सेंटीमीटर में वैल्यू है। R बाय एस L बाय 100 माइनस L। देखो भाई, ठीक है, तो L की वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर में है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। अब इसमें आप S अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकालेंगे, बोलो भाइयों बहनों, निकालोगे, निकालोगे भैया, सारी चीजें पता होंगी, S आ जाएगा। L रीडिंग मिल जाएगी, स्केल से नापेंगे, क्या करेंगे, नापेंगे। अच्छा जी, कई बार क्या होता है, एक टर्म होती है एंड करेक्शन, एक टर्म होती है एंड करेक्शन। ये मक्खी मेरे हाथ में बैठ रही है, जाओ जाओ जाओ, गाना था कबूतर जा जा जा, मैं यहां पे चिल्ला रहा हूं मक्खी जा 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 जा, पता नहीं कहां से आ जाते, बड़ी तंग करती हैं यार, एक बार कमरे में घुस जाए बहुत तंग करती हैं। एंड करेक्शन, एंड करेक्शन क्या होता है, देखो बेसिकली होता क्या है कि जो ये एंड से वायर होती है ना, यहां पे कनेक्टेड होती हैं ए और बी पॉइंट से, ये वायर कनेक्टेड होती हैं, तो थोड़ी सी यहां से मुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि यहां पे आप मान लो कि वो जंक्शन होता है ना, जिसपे वायर चढ़ाई होती है, थोड़ी सी मोल्ड की होती है वायर यहां पे, ठीक है ना। मतलब आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते ये बिल्कुल एग्जैक्ट L लेंथ है, नहीं, ये L से हल्की सी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से मुड़ी होगी, थोड़ी सी चढ़ाई होगी, हमने यहां पे स्क्रू होगा ना, स्क्रू के ऊपर चढ़ाई होगी ये वायर, समझ पा रहे हो ना, यहां से स्क्रू होगा ये, और यहां से भी ऐसे ही होगा, यहां से भी थोड़ी सी वायर जो है वो चढ़ाई होगी, मतलब ये एग्जैक्टली 100 माइनस L नहीं होगी, तो इधर कुछ वायर एक्स्ट्रा होगी जो इसके ऊपर चढ़ी होगी, वो X1 होगी, और इधर जो है वो X2 लेंथ होगी जो वायर की इधर चढ़ी होगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कि एंड में करेक्शन हो रही है। तो अब R बाय एस यहां पे क्या आएगा, L प्लस X1 अपॉन 100 माइनस L प्लस X2, समझ पा रहे हो, यानी कि X1 और X2 यहां पे हमें आपको लिखने पड़ेंगे कि इधर कितनी वायर एक्स्ट्रा, इधर कितनी वायर एक्स्ट्रा, वो लिखना पड़ेगा, समझ में आया। X1 X2 क्या है, एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं वायर के, एक्स्ट्रा पोर्शंस ऑफ वायर, ये वायर के क्या हैं, एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं, एक्स्ट्रा हैं भाई, क्या है, एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं, किसके, वायर के, किसके, वायर के, समझे, समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ अब सवालों पे। सवाल 1999 के अंदर यह सवाल आया था, सवाल क्या था ये देखते हैं। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हेन द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस
of 1 ohm is in the right gap is found to be 20 centimeter. The value of unknown resistance is. सुनो, in a meter bridge, the balancing length from the left end से balancing length जो हमें मिली है वो कितनी मिली है? When standard resistance of 1 ohm is in the right gap में 1 ohm का रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर. लेफ्ट एंड से बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर पे मिली है. तो ये कितना हो गया बेटा? 80 सेंटीमीटर हो गया अपने आप. हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, इसमें अननोन ये है बेटा आर. रेजिस्टेंस बॉक्स बना लो चाहे रेजिस्टेंस बना लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं. दिखाना तो रेजिस्टेंस ही है ना. तो कह रहे हैं राइट गैप में 1 ओम है लिखा हुआ है और बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड से बैलेंसिंग लेंथ 20 पे है, ठीक है जी. तो राइट से 80 पे हो गई. ये ध्यान देना कि कौन सा रेजिस्टेंस कहां लगा और लेंथ कहां से मेजर हुई है, कि 20 राइट से या 20 लेफ्ट से, समझे? तो R बाय S, ये L हो गया, ये क्या हो गया? 100 माइनस L, L बाय 100 माइनस L 20 बाय 80, ठीक है ना. तो R बाय S, S कितना? 120 बाय 80 यानी कि 1/4. तो R की वैल्यू आ गई 1/4 ओम यानी कि 0.25 ओम. सीधा सीधा आंसर 0.25 ओम, सीधा सीधा आंसर, खत्म. समझ में आ रही है बात? क्लियर कट आंसर दिख रहा है भाई, क्लियर कट आंसर दिख रहा है हमें यहां पे, क्लियर कट, अल्ट्रा क्लियर आंसर, अल्ट्रा क्लियर. चलो बहुत बढ़िया, ये बात तो हमें क्लियर हो गई भैया. अगला सवाल, AB इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस. AB जो है यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस की वायर है. द गैल्वेनोमीटर शोज नो करंट व्हेन द लेंथ AC इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड CB इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर. गैल्वेनोमीटर में कह रहे हैं कि कोई करंट शो नहीं हो रहा जब लेंथ AC 20 सेंटीमीटर है और CB 80 सेंटीमीटर है. ये 20, ये 80. तो आपको R बताना है भाई, ये भी आसान है. R बाय 80, R बाय S इज इक्वल्स टू 20 बाय 80. लेंथ ये कट गई तो ये 20 ओम. कहां है? ये रहा, खत्म खत्म भैया. सीधा देखो, ये 80 है तो ये 20 होगा, ये 80 ये 20 खत्म. ऐसे सोच लो. समझे? समझ गए सर, समझ गए. इसी के साथ हमारा मीटर ब्रिज हो गया है कंप्लीट, मीटर ब्रिज हो गया है कंप्लीट. आगे बढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर पे. पोटेंशियोमीटर बहुत डर लगता है भाई इससे. बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि भाई पोटेंशियोमीटर से बहुत डर लगता है भाई, है ना. सपनों के टूटने से भी डर लगता है और पोटेंशियोमीटर से भी बहुत डर लगता है. अब नहीं लगेगा. बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको पोटेंशियोमीटर यहां पे समझाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा. ठीक है जी. चलो फिर, पोटेंशियोमीटर करता क्या है? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है. सेल का ईएमएफ मेजर करने के, कंपेयर करने के काम आता है. और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है. इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है. एक चीज और लिख लो यहां पे, कंपेयर ईएमएफ ऑफ ए सेल. कंपेयर भी कर सकते हैं, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर ईएमएफ ऑफ अ सेल या ऑफ सेल्स लिखेंगे क्योंकि दो सेल्स का कंपेयर करेंगे ना, तो ये भी काम आता है. ठीक है. तो एक और चीज लिख लो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब यूज भी पूछे जा सकते हैं ना, कि क्या क्या यूज हैं, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं. पता होना चाहिए, पता होना चाहिए. तो पहले तो इसके बारे में जानकारी लीजिए सर, जानकारी लीजिए. हाँ, प्रिंसिपल तो आगे लिखा हुआ, पहले तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं. कंस्ट्रक्शन, ठीक है. कंस्ट्रक्शन 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 का है सर, का है जे ए बी वायर है, जे ए बी वायर है, वही वायर है, वही वायर. ठीक है. हाँ, वही वायर भाई. बैटरिया लगा दी, एमीटर लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया,
और की लगा दी और इसको इधर ज्वाइन कर दिया, स्विच, ये रजिस्टर के ऊपर एरो, ये एमीटर, ये ईएमएफ। ठीक जी, ओके। अब इधर सुनो, इधर सुनो, ठीक है। इधर क्या है, इधर क्या है देखो जरा, ठीक है ना। ये यहां पे एक सेल लगाएंगे, साथ में गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और यहां पे पॉइंटर चलाएंगे, यहां पे पॉइंटर चलाएंगे भैया, पॉइंटर चलाएंगे, ठीक है ना। ये फिगर है, पहले तो ये देखो, ये फिगर है, पहले तो इसको समझो कि क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ए बी वायर को यहां पे बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, लेंथ कैपिटल एल, पोटेंशियोमीटर की वायर का लेंथ कैपिटल एल ले लेते हैं, कैपिटल एल। ये जे को मैं थोड़ा नीचे दिखाता हूं, यहां पे स्केल दिखा देता हूं, स्केल दिखा दिया साथ में लगा हुआ। वुडन बोर्ड के ऊपर ये पूरा सेटअप किया होगा बेटा, लकड़ी का बोर्ड, स्टील का बोर्ड मत ले लेना, पूरे में करंट फैल जाएगा, हाँ कहीं लेके भाग जाओ। पूरी लेंथ कैपिटल एल, ये जरूरी नहीं है कि ये 100 सेंटीमीटर ही हो, कुछ भी हो सकती है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक, ओके। ये सेल लगाया, मेन बैटरी, एमीटर, इसके साथ में ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, या कोई अलग से लगाया आप उसको भी बोल सकते हो, मतलब जो भी है वो आर है। जितना भी ऊपर रेजिस्टेंस लगा होगा उसको बस आर बोल दिया मैंने, कैपिटल आर, ठीक है ना। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, अलग से लगा हुआ भी हो सकता है, या दोनों का सम भी हो सकता है, ठीक, ओके। तो कैपिटल आर, इसको बोलेंगे रियोस्टैट, इसके ऊपर एरो लगा होता है ना, उसका मतलब होता है रियोस्टैट, रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट में आप अपनी मर्जी से करंट को ज्यादा कम करने के लिए रेजिस्टेंस को बड़ा छोटा कर सकते हो। आपको सर्किट में कम करंट चाहिए, रेजिस्टेंस को ज्यादा कर दो, ज्यादा करंट चाहिए, रेजिस्टेंस को कम कर दो। ये रियोस्टैट होता है, ये रियोस्टैट होता है भैया। इसका सिंबल ऐसे होता है, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में, या फिर ऐसे भी होता है। ये दोनों ही इसके सिंबल हैं भैया, रियोस्टैट के। किसके? रियोस्टैट के। चलो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये सेल है हमारे पास। आपका एग्जाम में वाइवा होगा तो वाइवा में आपको ये सेल दे दिया जाएगा कि ये लो बच्चा सेल लो, इस सेल का ईएमएफ पता करो। इस सेल का क्या पता करो? ईएमएफ पता करो भैया, ठीक है ना। या ए और जे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करो, ए और जे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करो, ठीक है ना। तो ये जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है, ठीक है ना, ये वो मेजर करना है। ईएमएफ E1, ईएमएफ ऑफ अ सेल टू बी मेजर्ड, जिसको मेजर करना है, जिसको मेजर करना है, ठीक है जी, ओके। उसके बाद स्मॉल r1, स्मॉल r1 जो है वो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। स्मॉल r1 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। स्मॉल r1 इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक जी, यस सर। जे गैल्वेनोमीटर लगा और ये पॉइंटर लगा है, पॉइंटर लगा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा है सर। अच्छा जी, एक रेजिस्टेंस लेंगे छोटा r, एक रेजिस्टेंस लेंगे छोटा r, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। सीधा लिख देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। ये रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं, वो तो मीटर ब्रिज में यूज करते थे, यहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां पे स्मॉल आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्मॉल आर, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ये उसका रेजिस्टेंस है भाई, उसका रेजिस्टेंस है। क्लियर हुई बात? ठीक है जी। तो ये सारी घटनाक्रम हमें यहां पे दिख रहा है। बेसिकली हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा, यानी कि नल पॉइंट होगा, वो स्मॉल एल बोल देते हैं। स्मॉल एल जो हो गया बेसिकली जे पॉइंट इज अ नल पॉइंट, ठीक है ना। स्मॉल एल कहां पे आया? जे पॉइंट पे, वो क्या आ गया? नल पॉइंट आ गया भैया। क्या आ गया? नल पॉइंट, जहां पे डिफ्लेक्शन हमें 0 मिल रहा है, ठीक है ना, जहां पे डिफ्लेक्शन हमें 0 मिल रहा है। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? स्लाइड करेंगे इसमें भी और हमें 0 पॉइंट मिलेगा एक जगह पे, समझे? ये बात क्लियर होनी चाहिए भैया। एक जगह पे हमें 0 पॉइंट मिलेगा, या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, या फिर 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। चलो अब सुनो, ये नल पॉइंट मिलता क्यों है? देखो भैया, एक सर्किट में बैटरी लगी है, ठीक है ना, कोई रजिस्टर लगा है, और एक सर्किट में कोई दूसरी बैटरी लगी है। एक बैटरी लगी है ई और एक लगी है E1 मान लो। तो ये बैटरी चाहेगी कि इधर करंट फ्लो करवाएं, ठीक है ना, ये बैटरी चाहिएगी कि इधर करंट फ्लो करवाएं। तो करंट ड्यू टू बोथ बैटरीज ऑपोजिट है, ठीक है ना, करंट ड्यू टू बोथ बैटरीज ऑपोजिट है। तो हम यहीं पे यही चीज बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि ये बैटरी और ये बैटरी एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कैंसिल करेंगी वो नल पॉइंट होगा। ये बैटरी और ये बैटरी एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कैंसिल करेंगी, ये बैटरी एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कैंसिल करेंगी, उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन में करंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? नल पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ये बैटरी एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है। क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है। क्लियर? चलो, ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही आपको बना के दिखाया है सिस्टम को समझाने के लिए कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। चलो प्रिंसिपल पे चलें। आओ, प्रिंसिपल क्या है? The potential difference across a wire is directly proportional to the length of the wire if the wire is of homogeneous material, has a uniform cross-sectional area and constant current flows through it. ध्यान से सुनो, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है यहां पे, ठीक है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। ऊपर ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इसमें कोई रेजिस्टर भी लगा हुआ है, एमीटर भी लगी हुई है, की भी लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है। मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है, और इसका रेजिस्टेंस है आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई इंटू आर। इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई इंटू आर अक्रॉस द वायर। रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? रो एल बाय ए, ठीक है ना, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, ये रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू रो एल बाय ए। अच्छा, अब सुनो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस वायर के क्रॉस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है अगर इफ वायर इज ऑफ होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। मटेरियल अगर कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टिविटी फिक्स मानते हैं हम। मटेरियल अगर कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टिविटी फिक्स मानते हैं हम, ठीक जी। अच्छा जी, कह रहे हैं कि हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कांस्टेंट। कहीं से वायर मोटी कहीं से पतली नहीं है।
अगर कहीं पे इधर मोटी है इधर पतली है तो फिर ये नहीं लगा सकते ना। और क्या चीज, कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए, करंट भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, करंट भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसी सारी चीजें हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बोल सकते हैं। यह इसका मेन प्रिंसिपल कि जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, बस ये मेन बात है। बड़ी लेंथ पे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा। अगर इसका छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, भाई मान लो इसमें बड़ी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो अगर इसकी आधी वायर ले लेंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आधा। भाई पूरी वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, आधी वायर लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट। यही लॉ है, ज्यादा लेंथ ज्यादा पोटेंशियल, कम लेंथ कम पोटेंशियल, ज्यादा लेंथ ज्यादा पोटेंशियल, कम लेंथ कम पोटेंशियल। समझे? तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा अगर बाकी सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट है। यही इसका मेन प्रिंसिपल है। लेंथ ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को ऐसे V बाय एल लिख सकते हैं। इस कांस्टेंट को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये K जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये K जो है कांस्टेंट रहता है। यानी कि आप इसके प्रिंसिपल को दो तरीकों से बोल सकते हो, या तो आप ये बोल दो या फिर ये बोल दो, एक ही बात है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड कर दें वो उसका ग्रेडियंट बन जाती है, लेंथ के रिस्पेक्ट में उसका चेंज। जैसे मान लो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। हीट ग्रेडियंट है, हीट डिवाइडेड बाय लेंथ। प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है। या तो ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात, एक ही बात है भाई। के आया ना, के कांस्टेंट है, समझे? सो दोनों ही चीजें आप बोल सकते हो, दोनों ही चीजें सही हैं। यानी कि प्रिंसिपल में कोई ये लिख देता तो वो भी सही है, ये लिख देता है तो वो भी सही है। क्लियर जी? आपको पूरे तरीके से अभी इसका प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए कि क्या इसका मेन प्रिंसिपल है, वर्क किस बेस पे करता है। ये वर्क कैसे करता है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन वर्क किस बेस पे करता है वो तो पता होना चाहिए ना। वर्क किस बेस पे करता है वो तो पता होना चाहिए। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो भैया, ये बात यहां पे क्लियर हो चुकी है हमें, वेरी 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 क्लियर। अब वक्त हो चुका पानी पीने का। आइए पीते हैं पानी। आप भी पीजिए पानी और मैं भी पीता हूं पानी। पानी पानी। पानी पी लिया गया है भाई। पानी पीने के बाद दोबारा एनर्जाइज हो चुके हैं। अब इसका यूज देखेंगे, 3 यूज है। पहला यूज, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेजर करने के काम आता है। पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेजर करने के काम आता है। कैसे मेजर करता है आइए देखते हैं। किस तरीके से मेजर करता है ये देखना कंपलसरी है भाई, ये देखना जरूरी है। आओ देखें, देखें जरा कैसे करता है मेजर। हाँ चलो देखो इधर, बनाओ। उतना ज्यादा अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो तो दिखानी ही पड़ेंगी। मेन डायग्राम तो जो मैंने पहले बनाई है वही है, ठीक है ना। बस ये तो मैं दोबारा बस बेसिक बेसिक से बना देता हूं चीजें। चलो, कैपिटल एल और ये रीडिंग आई स्मॉल एल पे, ये रीडिंग आई स्मॉल एल पे। अब समझो, ये ई है, ये E1 है,
ठीक है ना, ये ई है, ये E1। अब ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, क्लियर कट वे में, ठीक है। देखो ये दे दिया सब कुछ आपको। सबसे पहले तो इस सर्किट में करंट निकालो, पहला स्टेप, इस सर्किट में करंट, ऊपर वाले सर्किट में इसमें करंट निकालो। इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट कौन सा सर्किट है सर? प्राइमरी सर्किट है। नीचे वाले सर्किट को बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, ठीक जी। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट, ये आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? आई, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो आई क्या होगा? सबसे पहले ऊपर वाले सर्किट को देखो, ईएमएफ है ई और टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस स्मॉल आर। सर स्मॉल आर किसका रेजिस्टेंस? वायर ए बी का। भाई कैपिटल आर इसका, स्मॉल आर इसका, तो टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। समझ गए? यस सर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी, वी ए बी लिख रहा हूं मैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ए बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर हो जाएगा भैया, आई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई चलो बाद में पुट कर देंगे, ठीक है ना, आई बाद में पुट कर देंगे, अभी पुट नहीं कर रहा, अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूं। अब सुनो, अब आ जाओ इसके प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल क्या है कि जितनी बड़ी लेंथ उतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपिटल एल लेंथ में, जो कि ए बी वायर की लेंथ है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वी ए बी। कैपिटल एल लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वी ए बी। तो 1 में कितना होगा? इतना। यही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है भाई, के पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। कैपिटल एल में इतना, तो एक में कितना? अब मुझे निकालना है इतना, मुझे तो इसमें निकालना है ए जे में, ए जे में, तो स्मॉल एल में कितना? तो वो आएगा वी ए बी बाय कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, इंटू स्मॉल एल। समझ पा रहे हो? ये जो है किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? ये वी ए जे का है भैया, ये वी ए जे का है। ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। ये भाई पूरे का निकाल लिया, 1 में इतना, स्मॉल एल में इतना, स्मॉल एल वाले को ये बोलेंगे वी ए जे। बोल दो भाई, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी क्लियर। आ गया सर, क्लियर हो गई सर बात, ये क्लियर हो गई। अब इसमें वी ए बी की वैल्यू पुट करनी है तो कर दो, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी श्रद्धा, आपको वैल्यू पुट करनी है तो कर दो। लो, वी ए जे इज इक्वल्स टू वी ए बी आई इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। आई की वैल्यू पुट कर दो, ई स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। ये अभी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसको मैं अभी बंद नहीं कर रहा, इसको किसी के बराबर में लिखूंगा, ध्यान से सुन लो मेरी बात। कुछ नहीं किया मैंने, पहले करंट निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर लिखा। भाई कैपिटल एल में इतना, 1 में इतना, तो स्मॉल एल में इतना, इतने में इतना तो कितने में कितना, वो लिख लिया। अब वी ए बी की वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। क्लियर? ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास।
ई स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। ई स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। ये आंसर मिल गया हमें। ये पोटेंशियल डिफरेंस है किस पॉइंट का? ए और जे का। ए और जे का, जहां पे नल पॉइंट मिल रहा है भाई, जहां पे नल पॉइंट मिल रहा है, जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो मिल रही है। अब एक सोच सुनो। सोच क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट है ए, ये E1 लगा हुआ है, R1 लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, J पॉइंट लगा हुआ है, ये छोटा L है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो, इसमें कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है सर्किट में, नीचे वाले में। भाई ऊपर है सिर्फ करंट, तो नीचे नहीं है। इधर कोई करंट नहीं है, इधर कोई करंट नहीं है, नो डिफ्लेक्शन, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा। ठीक, ध्यान से समझना भाई, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये पोटेंशियोमीटर। हर एक चीज क्लियर करवाऊंगा मैं आपको, हर एक चीज, ठीक है ना। तो इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है, भाई पूरा एक ही तो है। इसमें भी कोई करंट नहीं आ रहा। तो अगर इन दोनों में करंट ही नहीं आ रहा तो इनका क्या काम? इनका कोई यूज नहीं है भाई, इनका कैलकुलेशन में कोई यूज ही नहीं होगा, इनमें करंट ही नहीं जा रहा। आई इंटू आर अगर करोगे तो जीरो, क्योंकि आई जीरो है। तो कभी कैलकुलेशन में ये कभी कोई दिक्कत नहीं डालेंगे। इसका मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर मैं इसको ऐसे बना लूं तो कोई फर्क नहीं है भाई। इन दोनों में करंट ही नहीं जा रहा तो इन दोनों को उड़ा दो बीच में से, वायर बना दो बस इसकी जगह पे, बस E1 लगा रहे हैं। दो बैटरी से फर्क पड़ता है, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। इनका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। आई इंटू आर, ये जीरो इंटू आर जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। इसका तो होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का तो होता ही है। मतलब ये दोनों लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये E1 है। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये और कुछ नहीं, ये क्या है? E1 है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब इनका कोई काम नहीं है, इसका मतलब इनके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब सिर्फ E1 बचा है। इसका मतलब E1 ही VAJ है। ए और जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही E1 है, वही E1 है भैया, वही E1 है। इसका मतलब दैट इज इक्वल्स टू E1। यही तो बताना चाहता था मैं, यही तो बताना चाहता था। तो यही इसका हेडिंग है। हेडिंग चेक करो, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस या EMF, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF है। समझ में आया? समझ में आया भाई? पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF है भैया। गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है। पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF है भाई। तो आगे देखते हैं भाई। ये हमने बना लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस E1 के बराबर है। चलो अब एक सवाल आ गया हमारे पास, ठीक है ना। इसी के ऊपर एक सवाल आ गया, तो आइए देखते हैं। ऐसा करते हैं, इस सवाल को करेंगे बाद में, पहले कुछ और सवाल देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक सवाल कुछ और देखते हैं। सवाल क्या है समझो जरा। इस बैटरी को मान लो 10 वोल्ट, इसको मान लो 2 ओम, इसके साथ में पोटेंशियोमीटर वायर को मान लो, ठीक है ना। और साथ में इसके मान लो ये सेल और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक। ये 4 मीटर और ये रीडिंग है 2 मीटर। ये सेटअप आपको दे रखा है। आपको इस सेटअप की मदद से E1 की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। ऊपर बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की। रेजिस्टेंस कितने ओम का? 2 ओम का। रेजिस्टेंस AB का जो है, जिसको हम छोटा r बोलते हैं, वो 3 ओम है। ये गिवन है आपको, ठीक है ना। ये 3 ओम आपको गिवन है। ये 4 मीटर है, डिफ्लेक्शन 0 आ रही है 2 मीटर पे, और ये E1 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ये सवाल है, ठीक है ना। पहला तरीका
तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा दो, ठीक है ना, तो डायरेक्ट लगा दो। वी ए जे हमें निकालना है, ठीक है ना, या फिर E1 निकालना है, एक ही बात है। उसके लिए एक फॉर्मूला तो डायरेक्ट है, E इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है ना, इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, है ना, इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। यही है हमारे पास, ठीक है जी, यही है। अच्छा, अब सारी वैल्यूज इसमें देखो कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, सारी वैल्यूज देखो इसमें कौन कौन सी हैं, उसके हिसाब से पुट करोगे। ई की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, ठीक है ना। कैपिटल आर इसको बोलते हैं 2 ओम को, स्मॉल आर की वैल्यू 3 ओम है, कैपिटल एल की वैल्यू 4 मीटर है, स्मॉल एल की वैल्यू 2 मीटर है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लो पुट करो, 10 इंटू स्मॉल आर 3 अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, ठीक है, आ गया जी। तो 30 बाय 5 इंटू 2 बाय 4, तो 6 इंटू 1/2 यानी कि 3 वोल्ट, ठीक है ना, यानी कि 3 वोल्ट। एक सेकेंड, हाँ, यानी कि कितना आ गया, 3 वोल्ट। क्लियर, हाँ, वो कुछ ना कुछ आ गया था, पता नहीं क्या आ गया था। तो चलो यहां पे 6 इंटू 1/2, ये कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया भाई, कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया, ठीक है ना, दैट इज 3 वोल्ट, ठीक है ना, दैट इज 3 वोल्ट। ये हमें यहां पे समझ में आ चुका है, ठीक है ना, ये हमें यहां पे समझ में आ चुका है। ये मक्खी है भाई, बार बार यहां पे टच कर रही है वो, तो वो स्क्रीन का इधर उधर हो रहा है, हेर फेर हो रहा है भाई स्क्रीन का, ठीक है ना, हेर फेर हो रहा है स्क्रीन का। ये मक्खी परेशान कर रही है भैया, मक्खी परेशान कर रही है। तो इसका दूसरा तरीका देखते हैं भाई। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि मान लो आपका फॉर्मूला याद नहीं है, तो फिर आपको बेसिक प्रोसीजर याद होना चाहिए कि बेसिक प्रोसीजर क्या है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया ये 10 वोल्ट है, ठीक है ना, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम है और इसके साथ में हमने एक सेल कनेक्ट किया है, इसके साथ में हमने सेल कनेक्ट किया है E1 और साथ में क्या है, R1, ठीक है ना, E1 है और साथ में क्या है, R1 है, ठीक है ना, ये साथ में हमने कनेक्ट किया और ये पूछा गया था हमसे और ये बोला गया था ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है। चलो अब बेसिक प्रोसीजर पे जाओ, सबसे पहले करंट निकालो। करंट क्या होता था, E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, भूल जाओ फॉर्मूला है कोई, ठीक है ना। पहले करंट निकालो भाई, ऊपर वाली वायर में करंट निकालो, नीचे वाले सर्किट में तो करंट है ही नहीं, इसमें तो कोई करंट नहीं है, ठीक है ना, इसमें तो कोई करंट नहीं है। पहले इसमें करंट निकाल लो भाई। 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3, तो 10/5 यानी कि कितना करंट आ गया, 2 एम्पियर। कितना करंट आ गया, 2 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूरी वायर का निकाल लो, VAB का, तो वो होगा I इंटू स्मॉल आर, करंट इंटू स्मॉल आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3, तो 2 इंटू 3 6 वोल्ट। पूरी वायर का रेजिस्टेंस 6 वोल्ट है, पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 6 वोल्ट। भाई कुछ नहीं किया, 10 पूरा है, ठीक है ना, तो 2 ओम ये लगा, 3 ओम ये लगा, करंट आ गया। करंट इंटू ये वाला रेजिस्टेंस, पूरी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ओके, ये पूरी वायर का है, ठीक है ना, ये पूरी वायर का है भैया। अब पूरी वायर कितनी है, 4 मीटर, तो 4 मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। तो 2 मीटर का कितना होगा, आधा होगा ना, कितना, 3/3 वोल्ट, खत्म। ये देखो यही आंसर है, ये देखो यही आंसर है भैया। ये भी तो यही किया था हमने, 30/5 6 इंटू 1/2 3। भाई यही चीज हमने यहां पे करी है, यहां तक हमने 6 निकाला है, तो 6/2 कर दिया, 3 आ गया, 6/2 कर दिया, क्या आ गया, 3 आ गया। भाई समझे, ये चीज समझ में आनी चाहिए भैया, पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से निकाला गया है। यहां पे एवरीथिंग शुड बी वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ जानी चाहिए भैया। या तो फॉर्मूला याद कर लो या बेसिक प्रोसीजर से चले जाओ, या फॉर्मूला याद कर लो या बेसिक प्रोसीजर से चले जाओ।
ऊपर जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसको कैपिटल आर मानोगे, जो भी लगा हो। ये वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर, नीचे जो लगा होगा वो R1, वो तो आता ही नहीं कैलकुलेशन में, ठीक है ना। और इसको कैलकुलेट करके हमारे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी, ये कैपिटल एल, ये स्मॉल एल। समझे? समझ गए? बहुत बढ़िया। अब आओ इस सवाल पे, ठीक है ना। अब आओ इस सवाल पे। अब इस सवाल को करते हैं भाई, मक्खी से छुटकारा पाने के बाद अब इस सवाल को करते हैं हम। चलो, पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो 4 मीटर है और इसका रेजिस्टेंस यानी कि छोटा आर 8 ओम है। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट so as to get potential gradient 1 millivolt per centimeter on the wire। ध्यान से देखो पूछा क्या गया है ये समझो। पहले तो डायग्राम बनाओ सर, डायग्राम। आओ डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है ना। ई बड़ा आर एमीटर की और इसका रेजिस्टेंस छोटा आर, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस छोटा आर और इसकी लेंथ जो है कैपिटल एल, ठीक। एक्यूमुलेटर मतलब बैटरी वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है, 2 वोल्ट। कह रहे हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए सीरीज के साथ वायर में। वायर के साथ सीरीज में कौन है? ये दोनों में सेम करंट जा रहा है। देखो वायर के साथ सीरीज में ये है, मतलब ये पूछा गया है आपसे, कैपिटल आर पूछा गया है और पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया गया है 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के दे दिया गया है, VAB/L दे दिया गया है। कितना? 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर दिया गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। 1 सेंटीमीटर 1 मिलीवोल्ट मेजर करता है, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीवोल्ट मेजर करता है। ये गिवन है आपको, के की वैल्यू गिवन है। समझ गए ना? ओके। तो अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमें पूछा गया कैपिटल आर। हमें क्या पूछा गया? कैपिटल आर पूछा गया है। अब कैपिटल आर किस तरीके से निकालेंगे जब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया गया तो, है ना। जब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया गया है तो हम कैपिटल आर किस तरीके से निकालेंगे? सुनाओ, लाइफ बनाओ। सबसे पहले VAB निकालिए, ठीक है ना। सबसे पहले VAB निकालिए। तो VAB क्या होगा? K इंटू एल, K इंटू कैपिटल एल। K कितना है? 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो लेंथ भी मुझे सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी, तभी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, तो 400 सेंटीमीटर। ये लेंथ सेंटीमीटर में ले ली, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ये बन गया 400 मिलीवोल्ट। मिली को वोल्ट में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करो, 400/1000 वोल्ट यानी कि 0.4 वोल्ट, यानी कि 0.4 वोल्ट का ये पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। VAB की वैल्यू 0.4 वोल्ट है, 0.4 वोल्ट पूरी वायर की 0.4 वोल्ट है। स्मॉल आर 8 ओम दिया है, एक्यूमुलेटेड 2 ओम दिया है, हमें कैपिटल आर पूछा गया भाई। अब VAB क्या होता है याद करो, VAB क्या होता है? I इंटू स्मॉल आर, यानी कि E बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, यही होता है। बस वैल्यू पुट कर दो, अब और कुछ नहीं करना। VAB देख लो कितना है? 0.4। E कितना है? 2। स्मॉल आर कितना है? 8। कैपिटल आर पता नहीं, और ये 8, ठीक है जी। मल्टीप्लाई, ये 0.4/10 हो जाएगा, ठीक है ना, /10 हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 और ये 10, 4 इंटू 10 40, तो R + 8 40 के बराबर
तो आर कितना 32, आर कितना 32, ये रहा आंसर। कितना आंसर आ गया जी 32, 32 आंसर आ गया भैया 32। कुछ नहीं किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया था उससे पोटेंशियल निकाला, उसको आई इंटू आर कर दिया, बस। पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया था उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला VAB, उसको आई इंटू आर कर दिया, आई इंटू छोटा आर, छोटा आर दिया है, बड़ा आर निकालना, काम खत्म। ठीक है जी, 2015 का सवाल है, अच्छा सवाल है भैया, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी, हर्ट करता है, मेरे को हर्ट करता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर भी किया जा सकता है भाई, इसकी मदद से हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? अरे बहुत आसान है। मान लो आपका वाइवा हो रहा है फिजिक्स का, आपको दो सेल पकड़ा दिए गए कि जाओ बेटा, जाओ बेटा आप इसका ईएमएफ पता करके लाओ दो सेल्स का कि किसका ज्यादा है। दो सेल आपको पकड़ा दिए और आपको बोल दिया कि जाओ बेटा आप दोनों सेल का ईएमएफ पता करके लाओ कि किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है। तो क्या करोगे, आओ सुनो। ये सेल E1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये सेल E2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। बारी बारी से इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये 1 हो गई है, ये 2 हो गया, गैल्वेनोमीटर को 3 बोल देते हैं, गैल्वेनोमीटर वाली तार को। देखो E1 E2 दोनों सेल के उसको कंपेयर करना है। पहले हम 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे, पहले 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 3 कनेक्टेड, 1 3 कनेक्टेड, ठीक है ना। 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे, ये रीडिंग आएगी L1 पे, ये रीडिंग आएगी मान लो L1 पे, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगी L1 पे, कहां पे, L1 पे, ठीक है जी, कहां पे, L1 पे। अच्छा जी, अब याद है VAJ का फॉर्मूला याद है, E स्मॉल r बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल l बाय कैपिटल L। बेटा ये तो लिखा था, याद करो, ये तो VAB था और ये स्मॉल l बाय कैपिटल L, ये तो VAB था और ये VAB बाय कैपिटल L क्या होता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। VAB बाय कैपिटल L क्या होता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब ये तो कांस्टेंट होता था। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो K इंटू स्मॉल l है, वो K इंटू स्मॉल l है कि नहीं है? कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, अरे अभी बताया था, प्रिंसिपल ही बताया था सीधा सीधा मैंने आपको। ये देखो, समझ पा रहे हो, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो K इंटू स्मॉल l के ही बराबर है, ठीक है ना। तो अब देखो पहले ये वाला सेल लगाया है, ठीक है ना, तो इसके लिए आएगा E1 इज इक्वल्स टू KL1, E1 इज इक्वल्स टू KL1, पहली रीडिंग L1 पे, पहली रीडिंग L1 पे। अब दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया, अब दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया, 2 और 3 को कनेक्ट किया, 2 और 3 को कनेक्ट किया है। अब जो रीडिंग आएगी, अब वो रीडिंग है L2 है, अब रीडिंग L1 नहीं है, अब रीडिंग L2 है। डायग्राम में नहीं दिखाया मैंने क्योंकि फिर डायग्राम बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी, लेकिन अब वो रीडिंग क्या है, L2 है, ठीक है ना। अब ऐसे दिखा देता हूं डॉटेड लाइन से, ये देखो, अब वो रीडिंग L2 है, ठीक है। अब वो रीडिंग क्या है, L2, अब वो रीडिंग क्या है, L2। इसको बोल देता हूं J1 और इसको बोल देता हूं J2, क्लियर। तो अब वो रीडिंग L2 है, तो इसका मतलब E2 इज इक्वल टू KL2, जिसकी लेंथ ज्यादा आएगी उसका EMF भी तो ज्यादा होगा। E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2, तो दोनों सेल्स के EMF को कंपेयर करेंगे तो रेशो आएगा L1 बाय L2, दोनों सेल्स के EMF को कंपेयर करेंगे तो रेशो आएगा L1 बाय L2 भैया, L1 बाय L2, ठीक है ना। E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, ठीक है जी। आई होप ये आप समझ पा रहे हो, ये आप समझ पा रहे हो। E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2,
इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हो भाई? ऑब्वियसली जिसका ईएमएफ ज्यादा है, पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईएमएफ ज्यादा है? अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो लेंथ भी वहां पे ज्यादा मिलेगी, डिफ्लेक्शन पॉइंट ज्यादा लेंथ पे मिलेगा, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट, सॉरी, नल पॉइंट या नो डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है वो ज्यादा लेंथ पे मिलेगा अगर ईएमएफ ज्यादा है तो। अगर ईएमएफ ज्यादा है तो नो डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है वो ज्यादा लेंथ पे मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। यस सर, पूरे तरीके से समझ में आ गई है सर। दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है, कुछ नहीं करना। E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2, खत्म। खत्म हो गई बात, खत्म, बिल्कुल खत्म। यस सर, खत्म, बात ही खत्म हो गई। चलो आओ सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स E1 and E2. For the cell E1, the no deflection point is obtained at 20 centimeter, and for E2, the no deflection point is obtained at 30 centimeter. The ratio of their EMF will be, the ratio of their EMF will be, सुनो, potentiometer is used for the comparison of EMF of two cells E1 and E2. For cell E1, the no deflection point is obtained at 20 centimeter. L1 E2 इज इक्वल्स टू KL2, तो दोनों का रेशो L1 बाय L2, पहले पे 20 दूसरे पे 30, तो रेशो कितना आ गया? 2/3, खत्म। अरे बहुत आसान। इससे आसान क्या होगा भाई बताओ? इससे आसान क्या ही होगा? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई, बेहद आसान क्वेश्चन। अगले पे चलो, पढ़ लो क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो, पढ़ लो क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो। आइए देखते हैं। द सर्किट शोन हेयर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स E1 एंड E2। ठीक है जी, इस सर्किट में E1 और E2 को कंपेयर करना है। बारी बारी से गैल्वेनोमीटर को E1 से लगाएंगे, फिर E2 से लगाएंगे। ठीक, E1 बड़ा है E2 से, यह गिवन है। पहले नल पॉइंट C पे आ रहा है जब इसको गैल्वेनोमीटर को E1 से कनेक्ट किया है। जब E1 से कनेक्ट किया है तो नल पॉइंट C पे आ रहा है भैया, L1 पे, L1 पे। तो अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो L1 ग्रेटर देन L2 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो जब इसको गैल्वेनोमीटर को E2 से कनेक्ट करेंगे तो नल पॉइंट किधर जाएगा? थोड़ा सा कम आ जाएगा भाई। L1 ज्यादा, भाई E1 ज्यादा है E2 से, तो L1 भी ज्यादा होगा L2 से। इसका मतलब L2 जब आएगा, इसका मतलब जब L2 आएगा, इसके साथ जब गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको C डैश बोल देते हैं। इधर आ जाएगा ये, इधर, इधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी कि टू द लेफ्ट ऑफ C। इन्होंने कहा टू द राइट ऑफ C, एट C इटसेल्फ, नो वेयर ऑन AB, कहीं पे भी नहीं आएगा। टू द लेफ्ट ऑफ C आएगा बेटा, टू द लेफ्ट ऑफ C आएगा, C के थोड़ा लेफ्ट में, बस खत्म। और क्या करना है? और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। वेरी वेरी क्लियर। आ गया हो। Potentiometer wire is 100 centimeter long and constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance point is obtained at this and this from the positive end of the wire. In the two cases the ratio of the EMF is। पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से, फिर समझाता हूं मैं। पढ़ लो, पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो। मेरे पढ़ने से पहले पॉज कर लिया करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, समझने के लिए अच्छा रहेगा। चलो अब बढ़ो आगे, बढ़ो। The potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction। देखो, एक पोटेंशियोमीटर वायर है, उसके अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी लगा दिया हमने। ये नहीं पता हमें कि क्या लगाया है, लेकिन कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगा दिया गया है। दो सेल्स यूज किए गए हैं, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, सपोर्ट वन अनदर। सपोर्ट वन अनदर का मतलब पहले दो सेल्स को एक साथ ऐसे कनेक्ट किया गया है कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे का भी पॉजिटिव नेगेटिव उसी तरफ। ठीक है ना? और गैल्वेनोमीटर तो साथ में है ही।
इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगे होंगे, वो मैंने दिखाए नहीं है बस। तो पहले दो सेल्स E1 और E2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को सपोर्ट करते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। द बैलेंस पॉइंट आर ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पहले केस में बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे आ रहा है। दूसरे केस में क्या किया गया है? दूसरे केस में क्या किया गया है? दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक का पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, E1 और E2। एक का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं भैया, ये प्लस माइनस माइनस प्लस। तो अब जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है। अब जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है भाई। L1 50, L2 10। E1 E2, यहां पे E1 E2 उल्टा लगाए हैं, यहां पे सीधे लगाए हैं। पहले बैलेंस पॉइंट 50 पे पहले, उसके बाद 10 पे। जब सपोर्ट कर रहे हैं, जब सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा E1 प्लस E2, दोनों ऐड हो रहे हैं। दो दो लगाए हैं, अब एक एक नहीं लगाया, दो दो लगाए हैं इकट्ठे, सीरीज में लगाए हैं। पहले तो एक एक लगा रहे थे, पहले तो एक एक लगा रहे थे, अब इकट्ठे लगाए हैं भाई, इकट्ठे। तो E1 प्लस E2 के L1 और E1 माइनस E2, क्योंकि ऑपोजिट लगाए हैं, के L2। E1 प्लस E2 के L1, E1 माइनस E2 के L2। खत्म बात, इस खत्म बात, बस कुछ नहीं करना। E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। कितना है? 50 बाय 10, यानी कि 5। उधर मल्टीप्लाई कर दो जाके। E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू 5 E1 माइनस 5 E2। तो E1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 4 E1, और E2 इधर जाके ऐड हो जाएगा 6 E2। तो 4 E1 इज इक्वल्स टू 6 E2। 4 E1 इज इक्वल्स टू 6 E2। तो E1 बाय E2 का रेशो क्या बनेगा? E1 बाय E2 का रेशो क्या बनेगा भैया? ठीक है ना, E1 बाय E2 का रेशो बनेगा 6/4, यानी कि 3/2। यानी कि 3/2 ये E1 बाय E2 का रेशो है, यही पूछा गया था। 5/1 टिक मत कर देना, हमें E1 बाय E2 का रेशो निकालना है, समझे? थोड़ा सा आपको पजल करने की कोशिश की गई है, पजल करने की कोशिश की गई है। 2016 का अच्छा पेपर था, 2016 का। 2016 में जो नीट का पेपर आया था वो अच्छा पेपर आया था। 2016 में अच्छा पेपर आया था, काफी अच्छा पेपर आया था। काफी अच्छा पेपर आया था भाई, ठीक है ना। हाँ, यह क्वेश्चन भी अच्छा है, इतना साधारण नहीं है ये कि सीधा फॉर्मूला लगाओ और बात खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे दो यूजेस भैया। तीसरा यूज पोटेंशियोमीटर का बाकी है, तीसरा यूज पोटेंशियोमीटर का बाकी है, तो वो हम पढ़ेंगे अब। तीसरा यूज पोटेंशियोमीटर का वो अब हम पढ़ने वाले हैं, आओ उसको पढ़ते हैं। तीसरा यूज क्या है? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से सुनिएगा, इसको पढ़ने से पहले एक थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी क्या है? आपको याद होगा ये सर्किट, ये सेल, ये आर, ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल। इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को भी ए बोल दो, सॉरी बी। तो ये यहां पे इस पॉइंट को भी ए बोल सकते हो, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। तो ये इस पॉइंट को भी बी बोल सकते हैं, ठीक? यस सर। आपको याद होगा इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते थे VAB,
इसको हम V बोलते थे, और वो होता था E माइनस आई आर, किसी भी सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लस माइनस, ये ऐसे करंट जाएगा भैया, ठीक है ना। ये करंट हमने क्या माना था, I माना था। इस पोटेंशियल डिफरेंस को E माइनस आई आर बोलते थे कि नहीं बोलते थे भैया। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को VAB को, यानी कि V को हम I इंटू कैपिटल आर भी बोलते थे। यहां पे देख लो, I इंटू कैपिटल आर, I इंटू कैपिटल आर। यहां पे देख लो E माइनस आई आर, स्मॉल आर। ठीक जी, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको किरचॉफ लॉ लगा के भी दिखा देता हूं, अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो किरचॉफ लॉ लगाओ भैया। ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है ना, ये प्लस से माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं, ए से शुरू हो जाओ, VA से शुरू हो जाओ। रास्ते में कौन आया पहले, प्लस, तो क्या लिखोगे, माइनस। फिर कौन आया, माइनस, तो क्या लिखोगे, प्लस IR, और कहां पहुंच गए, B पे। तो देखो VA माइनस VB किसके बराबर आ गया, E माइनस IR के। किसके बराबर आ गया, E माइनस IR के बराबर आ गया। यही चीज मैंने यहां पे लिखी है। इससे एक चीज निकाल लेते हैं, E माइनस V इज इक्वल टू IR। देखो जरा, E माइनस V इज इक्वल टू IR, V को उधर ले गए, IR को इधर ले आए, तो इससे हमारे पास I आ गया E माइनस V बाय स्मॉल r, और यहां से भी हमारे पास I आ गया V बाय कैपिटल R। यहां से भी I आ गया, यहां से भी I आ गया, दोनों I आ गए हमारे पास। एक ही बात है ना, एक ही बात है, तो कंपेयर करो इनको, तो कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, देखो V बाय कैपिटल R, E माइनस V बाय स्मॉल r इज इक्वल टू V बाय कैपिटल R। एक काम करो, देखना जरा, अभी दिखा देता हूं मैं आपको। E माइनस V बाय स्मॉल r इज इक्वल टू V बाय कैपिटल R, तो V को नीचे ले आओ, स्मॉल r को ऊपर ले जाओ उधर। ये V डिवाइड हो गया इसमें, ये V तो डिवाइड हो गया, तो E बाय V माइनस V बाय V इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो ये E बाय V माइनस 1 बन गया इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो ये हमारे पास यहां पे स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है भाई। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तीसरे में, तीसरा जो पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज है उसमें इसका प्रयोग करेंगे भैया। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, एक सर्किट लिया है हमने जिसमें सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसमें करंट की इक्वेशन दोनों तरीकों से लिख के करंट को एलिमिनेट करके स्मॉल r की वैल्यू यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है। E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ठीक है ना। E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है हमने, ठीक, याद रखना है, याद कर लो, दोबारा दोबारा बोल के देख लो, याद कर लो। E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ठीक है जी, ये हमने यहां पे याद कर लिया। चलो आगे बढ़ो, इंटरनल रेजिस्टेंस अब निकालना सीखो। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए वही पहले तो वो वायर मानो, ठीक है, ऊपर वाला सर्किट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो सिंपल सा सर्किट, E कैपिटल R, वो तो मान ही रहे हैं कब से। नीचे छोटा सर्किट, ठीक, इस बार नीचे एक अलग रेजिस्टेंस भी लगाना है, एक की लगानी है, नीचे एक अलग रेजिस्टेंस भी लगाना है, और गैल्वेनोमीटर तो लगा ही होगा, गैल्वेनोमीटर तो लगा ही होगा। ठीक,
ये कहानी है। ये सेल ईएमएफ E1 है, ये R1 है, ये कैपिटल R1 है, ये की K1 है, ठीक है ना। शुरू में ये K1 की ओपन है, शुरू में ये K1 की ओपन है। व्हाट वी हैव टू डू, ये हमने अपनी मर्जी से लगाया है। R1 जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये अपनी मर्जी से लगाया है हमने, ये पता होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस। शंट मतलब पैरेलल में कोई चीज लगा दी, तो E1 सेल के पैरेलल में कोई चीज लगा दी जिसका नाम दे दिया एक्सटर्नल या शंट रेजिस्टेंस। ये क्यों लगाया है सर? स्मॉल r1 निकालने के लिए। ये स्मॉल r की वैल्यू है। यहां पे हमें अगर स्मॉल r1 निकालना है तो मैं किस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा पहले वो सुन लो। मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा भाई। E/V -1 इंटू कैपिटल R, वो था स्मॉल r की वैल्यू। यहां पे स्मॉल r1 निकालना है तो E/V -1 इंटू कैपिटल R1, E/V -1 इंटू कैपिटल R1, ये मैं यहां पे निकालूंगा, ठीक है ना। यहां पे E/V -1 इंटू कैपिटल R1, ठीक है ना। ओके, यहां पे E की जगह होगा E1, E1। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, सब में 1 लगा दो, E1 और यहां पे भी V1, ठीक है। ओके, तो E1 V1 हमारा निकालना एक टारगेट रहेगा। E1 V1 हमारा एक निकालना इसमें टारगेट रहेगा, तो हम स्मॉल r1 निकाल ले जाएंगे। याद रहेगा आपको ये? चलो अब सुनो, सबसे पहले K1 ओपन रहेगा, सबसे पहले K1 ओपन रहेगा, K1 ओपन रहेगा, ठीक है ना। जब K1 ओपन रहेगा तो इसका कोई काम अभी नहीं आया, इसका कोई काम अभी नहीं आया है, ठीक है जी। अभी सिर्फ इतना सर्किट है, ध्यान से देखो, ये अभी सिर्फ इतना सर्किट है, ठीक। अभी सिर्फ इतना सर्किट है जिसको मैंने अभी ग्रीन ग्रीन किया है, और रीडिंग आ रही है L1 पे, रीडिंग आ रही है L1 पे, ठीक। तो E1 इज इक्वल्स टू KL1, इक्वेशन नंबर 1। अभी रीडिंग आ रही है L1 पे, कहां पे रीडिंग आ रही है? L1 पे, समझ गए? ग्रेट। अच्छा जी, E1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, ठीक। अब क्या कर दिया गया? इसको क्लोज कर दिया गया। अब इसी को क्लोज कर दिया गया। जैसे ही इसको क्लोज किया गया, R1 सर्किट में आ गया। यहां पे R1 अब सर्किट के अंदर है, R1 अभी सर्किट के अंदर आ गया है, ठीक है ना। R1 अभी सर्किट के अंदर आ गया है, ठीक है ना। R1 अभी सर्किट के अंदर आ गया है। क्लियर हो रही है बात? तो इसको मैं ऐसा करता हूं, अगले पेज पे बना देता हूं ताकि यहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो फालतू में, ठीक है ना। इस पे एक ही चीज रहने देते हैं। आओ, अब ये रीडिंग जा रही है L2 पे। जैसे ही मैंने इसको क्या किया? क्लोज किया। जैसे ही मैंने इसको क्या किया? क्लोज किया, K1 को क्लोज किया, तो अब ये सर्किट के अंदर आ गया। अब आप भी दोबारा डायग्राम बना लेना भाई, मैंने मेहनत करी है तो अब आप भी दोबारा मेहनत कर लेना। तो K1 को क्लोज कर दिया,
अब R1 सर्किट के अंदर है, R1 सर्किट के अंदर है भैया, R1 कहां है, अब सर्किट के अंदर आ गया है, R1 सर्किट के अंदर आ चुका है। अब क्या होगा यहां पे, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, इसमें तो जा ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, इसमें भी जाना शुरू हो जाएगा, इसमें भी जाना शुरू हो जाएगा भाई, इसमें भी जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें भी जाना शुरू हो जाएगा, समझ पा रहे हो। हां इसमें कुछ नहीं है, इसमें फिर हम इसको स्लाइड करेंगे भाई, पहले जो है नो डिफ्लेक्शन पॉइंट कहां पे आया था, L1 पे। अब जैसे ही मैंने K1 को क्लोज कर दिया, ये नल पॉइंट अब चेंज करना पड़ेगा, अब मुझे कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। क्यों ढूंढनी पड़ेगी सर, अरे चेंज हो गया सिनेरियो, अब ये सर्किट में आ गया तो ये डिस्टर्ब करेगा ना सर्किट को, ठीक है ना, ये डिस्टर्ब करेगा सर्किट को, इसका मतलब अब नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब मैं नल पॉइंट नया ढूंढूंगा तो वो L2 पे आ गया, मान लो L2 पे आ गया, ठीक है ना, अभी बताऊंगा कि L2 कहां आएगा, ठीक है ना, मान लो वो L2 पे आ गया, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अब E1 के बराबर नहीं बचा। पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पहले तो ये सर्किट में था ही नहीं, पहले तो ये सर्किट में था ही नहीं, पहले तो नॉर्मल चीज थी, नॉर्मल चीज की VAJ जो है, पहले क्या था, VAJ जो है वो E1 के बराबर था, VAJ जो है वो E1 के बराबर था, पहले तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाली चीज थी सर्किट में, ठीक है ना। लेकिन अब जो है इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया भैया, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि नीचे करंट फ्लो करने लग गया I1, यहां पे भी करंट फ्लो करने लग गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, अब याद करो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होता है। तो इसका मतलब अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पर्टिकुलर टाइम पे, वो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, यानी कि V1 जो है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है ना, पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, E1, क्योंकि पहले कोई करंट नहीं था, पहले करंट इसमें I1 जीरो था, I1 जीरो था भाई। अब इसमें करंट आ गया क्योंकि ये भी सर्किट में आ गया, ठीक है ना। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E1 जो है, V1 जो है वो E1 से छोटा होगा, क्योंकि कुछ माइनस हो रहा है, E1 में से कुछ घट रहा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इससे कम हो जाएगा। अब रीडिंग कहां पे आ रही है, L2 पे। पहले पोटेंशियल डिफरेंस था E1, ठीक है ना, अब पोटेंशियल डिफरेंस कहां है, L2 पे, तो KL2 भाई। पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, E1, KL1, पोटेंशियल डिफरेंस E1 के बराबर था। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E1 के बराबर नहीं है, कम हो गया, कम हो गया। अब रीडिंग कहां पे आ रही है, L2 पे। अब रीडिंग कहां पे आ रही है, L2 पे भैया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, समझे, समझे, ठीक है जी। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपको पता चल ही रहा है, एक इक्वेशन थी E1 इज इक्वल टू KL1, ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन थी हमारी। तो E1 और V1 में से बड़ा कौन है, E1 बड़ा है, ठीक है ना, E1 बड़ा है, तो L1 ऑब्वियसली बड़ा होगा L2 से, ठीक है ना, L1 बड़ा होगा L2 से। यानी कि पहले रीडिंग L1 पे आई थी, इसको बिना लगाए या इसकी की को क्लोज किए बिना ओपन करने से रीडिंग L1 पे आ रही है। ये नॉर्मल केस है जो अभी तक करते आए हैं। इसको क्लोज करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, कम हो गया, तो रीडिंग L2 पे आ गई, ठीक है ना, रीडिंग कहां पे आ गई, L2 पे आ गई। तो ये हो गया KL2। दोनों को कंपेयर करो, E1 बाई V1 क्या बन गया, L1 बाई L2, E1 बाई V1 क्या बन गया, L1 बाई L2। यही पुट करना है। वो देखो स्मॉल r1 का फॉर्मूला देखो, E1 बाई V1 माइनस 1 इंटू कैपिटल R1, तो L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R1, ये आंसर है फाइनल। बस आपको कुछ नहीं करना, ये आंसर है L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R1। यानी कि पहले रीडिंग K1 ओपन रख के रीडिंग लो L1, K1 क्लोज रख के रीडिंग लो L2, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R1 कर दो, खत्म बात। बस यही करना आपको।
मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये तीसरे वाला जो पोर्शन है सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी बताई इसकी कि स्मॉल आर कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। दो तरीकों से करंट निकाल के उनको इक्वेट करके स्मॉल आर आपको निकाल के बताया है। फिर मैंने कहा कि K1 ओपन रख के E1 KL1 के बराबर आ गया, ठीक। फिर R1 यहां पे K1 क्लोज करके R1 भी सर्किट के अंदर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, E1 से कम हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे KL2, नई रीडिंग L2 पे आएगी, L2 छोटा होगा, ठीक है ना। दोनों का रेशो किया L1/L2, बस उसको पुट कर दिया यहां पे। तो कैपिटल R1 अगर पता है तो स्मॉल R1 आ जाएगा, बस यही काम हमें करना है। क्लियर? चलो सवाल पे आ जाओ। In an experiment to measure the internal resistance of a cell by the potentiometer, it is found that balance point is at length of 3 meter. Now the cell is shunted. Shunted मतलब पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टर लगा दिया तो बैलेंस पॉइंट 2 मीटर पे आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को, पॉज कर लो वीडियो को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। चलो, कह रहे हैं पहले जो बैलेंस पॉइंट था वो 3 मीटर पे था। जब सेल को शंट कर दिया, शंट मतलब पैरेलल में लगा दिया, भाई ये सेल है, इसके पैरेलल में अब R1 लगा दिया है, ठीक है ना। R1 की वैल्यू कितनी है? 5 ओम। तो उस टाइम पे जो रीडिंग है वो 2 मीटर पे आ गई, कम हो गई, पहले ही बताया था कम हो जाती है। तो स्मॉल R1 की वैल्यू बता दो बस, L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R1, L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R1, ठीक है ना। तो 3/2 -1 1/2 और इंटू 5, यानी कि कितना बनेगा? 2.5 ओम। 2.5 ओम सीधा सीधा टिक करो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई। 2.5 ओम सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाया, टिक किया, आंसर आ गया। ठीक है जी, बात पते की है, बात पूरी क्लियर होनी चाहिए। सीख गए, तीनों चीजें सीख गए। अब इस पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। पहला, EMF ऑफ अ सेल इन अ प्राइमरी सर्किट मस्ट बी ग्रेटर देन द सेल ऑफ द EMF ऑफ अ सेल टू बी मेजर्ड। कह रहे हैं कि प्राइमरी सेल में, प्राइमरी सर्किट में जो EMF है, ध्यान से देखो, जैसे ये सवाल हमने किया था, प्राइमरी सेल में जो EMF है वो इस EMF से ज्यादा होना चाहिए। ये वैल्यू कितनी आई थी? 3 वोल्ट। ये कितनी है? 10 वोल्ट। हमेशा ज्यादा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। ये इसको चला रहा है, ये इसको नहीं चला रहा। इसकी वजह से इस सर्किट में करंट आ रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो पा रहा है। भैया ये पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा होगा ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस AB वायर के क्रॉस तो ज्यादा ही होगा, ये कम होगा। तो ये वाला कम आएगा ना, ये वैल्यू तो कम आएगी। अरे भैया ये पूरी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो ये कम ही आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ये बात को समझना जरूरी है भाई। अरे आजा। हाँ, तो ये चीज मैं आपको यहां पे समझा रहा था कि यहां पे लगाया हमने पोटेंशियोमीटर वायर और इसके साथ में हमने सेल लगाया E1, ठीक है ना, और ये E और कैपिटल R। भाई E तो पूरी वायर के क्रॉस लगा हुआ है, इतने से के क्रॉस, जे पोर्शन के क्रॉस, ये सेल तो छोटा ही होना चाहिए, ये सेल तो छोटा ही होना चाहिए भैया, ठीक है ना। इसका मतलब E मस्ट बी ग्रेटर देन E1 होना चाहिए, तभी रीडिंग मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, वरना नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, वरना नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। ये पहला पॉइंट। द पोलैरिटी ऑफ द बोथ सेल्स इन द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी सर्किट मस्ट बी सेम। पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, दोनों सर्किट्स में जो पोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए भैया। इधर देखो, दोनों सर्किट्स की पोलैरिटी सेम आनी चाहिए। भाई इधर E है, ये E1 है, इसका इधर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका इधर पॉजिटिव, इसका इधर नेगेटिव। भाई दोनों सर्किट की पोलैरिटी सेम आनी चाहिए, तभी नल पॉइंट मिलेगा, तभी नल पॉइंट मिलेगा। अगर ऑपोजिट पोलैरिटी हो गई तो नहीं आ पाएगा। मैंने आपको बताया था कि भैया अगर मान लो एक सर्किट में ऐसे बैटरीज लगी हुई हैं,
एक सर्किट में ऐसे बैटरीज लगी हुई हैं, एक बैटरी इधर करंट प्रोवाइड कर रही है, एक इधर प्रोवाइड कर रही है, तभी तो कैंसिल करेंगी, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तभी नल पॉइंट आएगा। कैंसिल करेंगी तो नल पॉइंट आएगा। अपोज कर रही हैं दोनों बैटरी। अगर मैं ऐसा बना दूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बना दूं ऐसा, तो ये बैटरी इधर करंट देगी, ये वाली बैटरी भी तो इधर ही करंट देगी, क्योंकि इसका पॉजिटिव इधर है तो ये ऐसे निकलेगा करंट यहां से, इसका पॉजिटिव इधर है तो इससे ऐसे निकलेगा करंट। यहां पे सपोर्ट कर रही हैं, ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो नो नल पॉइंट। यहां पे कोई नल पॉइंट नहीं आ पाएगा, कोई भी नल पॉइंट नहीं आ पाएगा भैया, ठीक है ना। अगर मैंने यहां पे इसको उल्टा कर दिया, दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक साइड होना चाहिए, अगर उल्टा कर दिया तो कोई नल पॉइंट नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। अगर उल्टा कर दिया तो कोई नल पॉइंट नहीं आएगा। अगर हमने यहां पे उल्टा लगा दिया, यहां पे देखो E1 ये R1 ये E उल्टा लगा दिया भैया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस केस में नो नल पॉइंट, क्योंकि करंट कैंसल ही नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैंसल ही नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैंसल करना है, इसका और इसका कैंसल करना है, तभी जाके नल पॉइंट मिलेगा भैया, ठीक है ना। कैंसल ही नहीं होंगे तो फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द ओरिजिनल सर्किट एंड डज नॉट डिस्टर्ब। देखो भैया, पोटेंशियोमीटर इस वजह से बेटर है कि जो भी करंट है वो ऊपर वाले सर्किट यानी कि ओरिजिनल सर्किट में ही चलता रहता है। एरर कब आने की संभावना होती है? मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है ना, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है, इट हैज सम रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसकी वजह से रीडिंग में एरर आएगा, है ना। जब ये रेजिस्टेंस या तो हमें पता हो, नहीं तो रीडिंग में ये एरर शो करेगा भाई। इसको लगाने की वजह से रीडिंग में यानी कि करंट की वैल्यू में एरर आएगा, इसको लगाने की वजह से करंट की वैल्यू में क्या आएगा? एरर आएगा भैया। तो इसको हटा सकते हैं हम, ठीक है ना। इसको लगाने की वजह से रीडिंग में एरर आएगा, तो इसको हटा नहीं सकते क्योंकि यहां पे लगना जरूरी है, क्योंकि यहां पे हमें नो डिफ्लेक्शन पॉइंट चाहिए, लेकिन यहां पे यूज ही नहीं हो रहा इसका। भाई इसका रेजिस्टेंस तो है लेकिन इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो अगर करंट ही नहीं जा रहा तो I इंटू आर, तो 0 इंटू आर। अगर इसका रेजिस्टेंस है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर इसका रेजिस्टेंस है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी वजह से रीडिंग में कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नो एरर, कोई एरर नहीं आ रहा, ये नल पॉइंट पे। इसीलिए ये वोल्टमीटर से बेटर है भाई। वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन ये बेटर क्यों है? क्योंकि इसमें एरर नहीं आता। अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे सर्किट में, अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे सर्किट में, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपने वोल्टमीटर लगाया, मान लो ये सर्किट है, इसमें आपने वोल्टमीटर लगा दिया, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टमीटर लगा दिया, तो इसका कोई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या आएगा? एरर आएगा भैया, ठीक है ना। ये एरर आएगा क्योंकि, कैसे एरर आएगा? जब यहां से करंट जाएगा तो कुछ करंट वोल्टमीटर में भी चला जाएगा, कुछ करंट वोल्टमीटर में भी चला जाएगा, तो वोल्टमीटर ड्रॉज सम करंट। ड्रॉज मतलब कुछ करंट ये अपने में खींच लेता, खा जाता है करंट, कुछ करंट अपने में खींच लेता है, करंट को खा जाता है, चबा जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसकी रीडिंग में एरर आता है। गैल्वेनोमीटर जो है उसका जो करंट है इसमें जाता ही नहीं, इसमें करंट जाता ही नहीं, तो एरर आता ही नहीं है। वोल्टमीटर में ऐसा नहीं है, अगर यहां से सर्किट में करंट जाएगा तो कुछ करंट वोल्टमीटर में भी जाएगा, जिसकी वजह से रीडिंग में एरर आएगा। ये देखिए क्वेश्चन 2017 में आया था, पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस। वर्सेटाइल इस वजह से क्योंकि काफी सारी चीजों में यूज होती है। टू मेक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स। ऐसा क्यों है कि ये यूज क्यों किया जाता है? एक्यूरेट और वर्सेटाइल क्यों है? देखो एक्यूरेट क्यों है, सिंपल सी बात है,
कि इसके अंदर नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाता, जिसकी वजह से एरर नहीं आता। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता, जिसकी वजह से कोई एरर नहीं आता। यह कारण है मेन, ये मेन कारण है जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है। बाकी पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, सेल गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये कोई कारण नहीं है। ठीक है ना, दिस इज नॉट अ रीजन। मेन रीजन ये है कि भैया यहां पे मेन नल पॉइंट पे वर्क करता है, वो नो डिफ्लेक्शन पॉइंट पे वर्क करता है, जिसकी वजह से रीडिंग में एरर हमें नहीं मिलता है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिस तरीके से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी होती है कि वो छोटे से छोटा करंट कितना मेजर कर सकता है, वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा जो ज्यादा छोटा करंट मेजर कर पाएगा, है ना। कोई भी छोटे से छोटी वैल्यू सेंसिटिविटी, मान लो कि भैया हम इंसानों की बात करते हैं, मान लो किसी को हमने थप्पड़ मार दिया या फिर किसी को थोड़ा सा डांट दिया। एक इंसान है जो थप्पड़ जिसको मार दिया वो फिर भी नहीं रो रहा, एक इंसान जिसको थोड़ा बहुत डांट दिया वो उससे ही रोना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो सेंसिटिव ज्यादा है। ठीक है ना, जो भाई थोड़ा सा डांटने पे ही रोना शुरू कर दिया जिसने, इसका मतलब वो इंसान क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। यही चीज इंस्ट्रूमेंट्स में भी होती है कि अगर हम पोटेंशियोमीटर की या किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब वो छोटे से छोटा करंट मेजर कर सकता है। ठीक है ना, छोटे से छोटे करंट पे डिफ्लेक्शन शो कर दे, वो सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर। इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वो वाला सेंसिटिव होगा जो छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए, जो छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए। पोटेंशियल ग्रेडियंट, मेन तौर पे सारी कहानी पोटेंशियल ग्रेडियंट पे घूमती है, सारी कहानी पोटेंशियल ग्रेडियंट पे घूमती है कि अगर सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए, इफ के अगर ज्यादा होगा, सॉरी, अगर हमें इसको सेंसिटिविटी जो है ज्यादा रखनी है तो के कम रखना पड़ेगा। अगर के कम रखेंगे तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना भाई, छोटे से छोटा। ठीक है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए और लेंथ पोटेंशियोमीटर की ज्यादा होनी चाहिए। लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए, लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कम और लेंथ ज्यादा, यानी कि छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी वो मेजर कर पाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम, लेंथ ज्यादा, तो इन शॉर्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसका कम होना चाहिए। जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है। ठीक है ना, अब इसको करा कैसे जा सकता है, V होता है I इंटू आर, याद करो, VAB जो लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं E इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। याद करो इसी फॉर्मूले को जो अभी किया हमने। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम करना है तो अगर मैं R को बढ़ा दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा भैया। कैपिटल R को अगर बढ़ा दें, कैपिटल R को अगर हम बढ़ा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। कैपिटल R कहां है, नीचे, और पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा। कैपिटल R को बढ़ाने मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस कम कैसे किया जा सकता है, आप कैपिटल R को बढ़ा दो, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये कैपिटल R ये वाला है जो मेन सेल के साथ लगा होता है, जो मेन सेल के साथ लगा होता है वही कैपिटल R है, यहां पे छोटा r है। दैट इज द मेन थिंग कि इसकी सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की क्या है। अच्छा जी, इसी के साथ ये जो है टॉपिक ये तो खत्म हो गया, हमने पोटेंशियोमीटर को कवर कर लिया। ठीक है ना, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। आरसी सर्किट्स, जो रेजिस्टर और कैपेसिटर के सर्किट्स हैं वो मैं आपको कैपेसिटर के बाद करवाऊंगा। ठीक है, जो वो चीजें हैं वो हम कैपेसिटर को पढ़ने के बाद करेंगे। आरसी सर्किट्स जो कि हमारे कंपटीशन के लिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, उसको हम कैपेसिटर पढ़ने के बाद करेंगे। अभी के लिए हमने पिछली क्लास में कुछ एक दो क्वेश्चन देखे थे जो एज अ होमवर्क थे, उनको एक बार देख लेते हैं। एमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड इन इट। टू कन्वर्ट इट इनटू अ 10 एम्पियर रेंज एमीटर, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस इज। देखो यार, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सकें किसमें, एमीटर में।
तो रेंज कितनी चाहिए एमीटर की? 10 एम्पियर रेंज चाहिए। गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आता है जब ये 1 एम्पियर होता है, ये 1 एम्पियर है। तो इसके लिए हम रेशो निकालना है रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस का, इन दोनों का रेशो निकालना है। रेशो ऑफ रेजिस्टेंस टू द शंट रेजिस्टेंस, शंट को नीचे रखना है, मतलब G बाय S निकालना है, S बाय G नहीं, G बाय S निकालना है। तो क्या करेंगे, वोल्टेज को सेम करेंगे, याद करो G इंटू आई जी, और ऊपर कितना जा रहा है I माइनस आई जी इंटू एस, ऊपर कितना जा रहा है I माइनस आई जी इंटू एस। यही फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, ये डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। G कितना है ये पता नहीं, आई जी कितना है 1, I 10 है और आई जी 1 है। I और आई जी में आई जी को इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, आप आई जी को इग्नोर नहीं कर सकते यहां पे, है ना। काफी कंपैरेबल वैल्यू है, बहुत कम नहीं है, बहुत छोटा नहीं है आई जी की आप इसको इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है बेटा। ये 10 है, ये 1 है, तो यहां पे G इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एस, तो G बाय एस क्या बनेगा 9:1। G बाय एस की रेशो हमारे पास बनेगी 9:1, यानी कि ये रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस की रेशो है 1:9:1, ठीक है ना। दैट वुड बी द फाइनल आंसर। उसके बाद 2018 में ये सवाल आया था, करंट सेंसिटिविटी दी हुई थी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, करंट सेंसिटिविटी 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी दी हुई है 20 डिवीजन पर वोल्ट, 20 डिवीजन पर वोल्ट। तो रेजिस्टेंस पूछा हुआ था गैल्वेनोमीटर का। मैंने आपको बताया था कि जब सेंसिटिविटी की टर्म में लिखते हैं रेजिस्टेंस, यैसे नॉर्मली तो V बाई आई होता है रेजिस्टेंस, लेकिन जब सेंसिटिविटी की फॉर्म में लिखते हैं तो सेंसिटिविटी की फॉर्म में उल्टा आ जाता है, IS बाई VS हो जाता है, IS बाई VS होगा, उल्टा लिखेंगे भाई। अब पहले तो ये वोल्ट में है, ये मिली एम्पियर में, पहले तो इसको कन्वर्ट करो भैया, इसको कन्वर्ट करो 5 डिवीजन मिली एम्पियर को कन्वर्ट करो एम्पियर में, 10⁻³ एम्पियर, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये आ गया 5000 डिवीजन पर एम्पियर, 5000 डिवीजन पर एम्पियर, ये हमारे पास इसकी करंट सेंसिटिविटी आ गई। अब इसको पुट करो 5000 और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है 20, आंसर आएगा 250 ओम, 250 ओम, ऑप्शन 3। कुछ नहीं किया, करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड कर दो, लेकिन यूनिट का ध्यान रखो, सीधा सीधा, ठीक है ना, सीधा सीधा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में हम कैपेसिटर चैप्टर के साथ मिलेंगे, कैपेसिटर के सवाल करेंगे, और आरसी सर्किट को मैं लिख भी देता हूं यहां पे, क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में रहता है, इसको कैपेसिटर के बाद करेंगे भैया, कैपेसिटर के बाद, आरसी सर्किट को कैपेसिटर के बाद करेंगे, ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर की हम करते हैं समाप्ति। उम्मीद करता हूं कि भाई आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रैक्टिस शीट आपकी ऐप पे अवेलेबल है उनको प्रैक्टिस कीजिए, और अगले चैप्टर के लिए जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।